जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के वीडियो का जो दो पार्ट है उनमें सबसे पहले पार्ट में आपको चाइना के नया नेवल प्रेजेंस के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से चाइना इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने के लिए अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति को फिर से कर रहा है मजबूत, और भारत कैसे चाइना को काउंटर करने के लिए अपने तैयारियों को मजबूत कर चुका है और कैसे चाइना के ये डिप्लॉयमेंट को इंडियन ओशन में ही डुबाने का भारत का है तैयारी। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की की तरफ से अब धीरे धीरे साफ किया जा रहा है कि टर्की रशिया से बाकी बचे S-400 का डिलीवरी नहीं लेगा। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडियन ओशन में अगर सबसे ताकतवर कोई देश है तो वो है इंडिया। वहीं पे जहाँ पे 20th सेंचुरी में अटलांटिक ओशन का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता था, वहीं पे अब 21वीं सदी के इकोनॉमिक हब का केंद्र इंडियन ओशन बना हुआ है। दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेड अब इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है और इंडियन ओशन के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी ओशन नहीं है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो। और दोस्तों, इसी वजह से अब चाइना का नजर इंडियन ओशन में है। पर इंडियन ओशन में चाइना का दबदबा बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाइना को इंडिया को हराना पड़ेगा। वैसे अगर देखें तो साउथ चाइना सी से डायरेक्ट उठ के आके इंडियन ओशन में चाइना इंडिया को हरा नहीं सकता है, और इसी वजह से इंडिया को एनसर्कल करने के लिए चाइना अपने रणनीति के तहत 2008 से ही काम पे लगा हुआ है। दोस्तों, इस रणनीति को चाइना द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है, जो इंडिया को चारों तरफ से घेरने का एक रणनीति है। और इसके तहत इंडिया के चारों तरफ छोटे छोटे देशों में चाइना द्वारा अपने बेसेस का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और डिप्लॉयमेंट के वजह से चाइना का ये रणनीति एक तरीके से फेल हो चुका था। पर फिर से एक बार चाइना अपने इस रणनीति को एक नया स्वरूप के तहत आगे बढ़ा रहा है, जिनमें अब बेस की जगह में चाइनीज नेवी के जहाज, कॉमर्शियल वेसल और फिशिंग वेसल के साथ साथ रिसर्च जहाज भी शामिल है। और अब चाइना इस मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान के साथ गठबंधन के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में एक तरीके से हार मिलने के बाद बीते कुछ सालों में चाइना की तरफ से अपने जहाजों के एक्टिविटी इंडियन ओशन में काफी गुना बढ़ा दिया गया है। एक रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है कि सालाना चाइना इंडियन ओशन के अंदर करीबन 350 से 450 जहाजों को भेजता है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि ये कॉमर्शियल या ट्रेड जहाज नहीं, बल्कि ये जो जहाजों का संख्या कह रहा हूँ, ये रिसर्च और डीप सी फिशिंग जहाज है। इसका इस्तेमाल करके चाइना फिशिंग और रिसर्च के अलावा अंडर वाटर एक्टिविटी, दुश्मन के ऊपर नजर रखना और अंडर वाटर मैपिंग जैसे कामों को अंजाम दे रहा है। जबकि ये 350 से 450 जहाजों में करीबन 100 ऐसा जहाज भी होता है जो पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक आता है, और जबकि पाकिस्तान द्वारा भी करीबन ऐसे 50 जहाज हर साल चाइना भेजा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात ये भी है कि पाकिस्तान का औकात नहीं है कि इतना जहाज वो सालाना चाइना भेजे, और चाइना भी इतने जहाज को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फैसिलिटेट भी नहीं करेगा। बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ से भी 50 जहाज भेजा जाता है वो भी पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर चाइनीज जहाज ही होता है। दोस्तों, चाइना की तरफ से ये जो जहाज इंडियन ओशन में हर साल भेजा जाता है, इसे इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरिगार्डेड जहाजों का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये एक तरीके से एक इलीगल हरकत है। पर चाइना ये आज से नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना का ये काम 2008 के समय से ही शुरू हुआ था, जब चाइना द्वारा पहली बार इंडियन ओशन में अपने मिलिट्री जहाजों को एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम से भेजा गया था। दोस्तों, उस समय सालाना 1 या 2 जहाज ही इंडियन ओशन में आता था, लेकिन बीते 12 साल के अंदर चाइना का ये हरकत इतना तेज गुना से बढ़ाया गया कि अब ये आने वाले समय में इंडिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पर दोस्तों, इंडिया अभी से ही इस चिंता को दूर करने का तैयारी कर चुका है, और इस तैयारी का नाम है अमेरिका से खरीदा हुआ हथियार। वैसे अगर देखे तो ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये हथियार अमेरिका से खरीदा हुआ है, जबकि माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसे हथियार भारत खुद ही अपने बल पे निर्माण करेगा। दोस्तों, इन हथियारों में सबसे प्रमुख नाम है P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, जिन्हें भारत द्वारा अमेरिका से खरीदा गया है, और ऐसे और भी एयरक्राफ्ट फिलहाल ऑर्डर में हैं। इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इस महीने में भी एक होना है, जबकि जल्द ही भारत को ऑर्डर के बाकी बचे 3 एयरक्राफ्ट भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जबकि इंडिया की तरफ से 6 से 8 और भी ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जा सकता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का कैपेबिलिटीज ये है कि आसानी से ये समुद्र के नीचे तैरने वाले छोटे से छोटे और स्टेल्थ से स्टेल्थियर सबमरीनों को भी पकड़ सकता है। और ये पूरी श्रेय अमेरिका के ऊपर जाता है, क्योंकि अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों में आधुनिक सेंसर्स और रडार्स के साथ एयरक्राफ्टों के मजबूती को बढ़ाया भी गया है, और पूरा मजबूत एयरक्राफ्ट ही भारत को दिया गया। जबकि अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करता है कि अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक इक्विपमेंट के इक्वल दर्जे के इक्विपमेंट किसी और देश को फरोख्त करे। पर भारत के मामले में अमेरिका अब इन मुद्दों को लेकर भी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। जबकि दूसरा बड़ा हथियार है अनमैन एरियल व्हीकल। आप सबको पता ही होगा कि 2 अनमैन एरियल व्हीकल भारत द्वारा अमेरिका से लीज में लिया गया, और अब सुनने को आ रहा है कि ये लीज इतना
छोटा नहीं है, बल्कि भारत आने वाले समय में और भी ऐसे अनमैन एरियल व्हीकल को लीज में अमेरिका से हासिल करेगा ताकि इंडियन ओशन रीजन को पूरी प्रोटेक्ट किया जा पाए। MQ-9 प्रेडिएटर बी गार्डियन ड्रोन असल में एक ऐसा ड्रोन है जो समुद्र के अंदर आसानी से नजर रख सकता है और उसके नजर से कोई भी चीज कभी भी नहीं छूटेगा। दोस्तों, इन अनमैन एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करके इंडिया आसानी से ऊपर से ही खुफिया तरीके से चाइना के इन फिशिंग जहाज और रिसर्च वेसल के ऊपर नजर रख पाएगा, जबकि उन जहाजों को भनक भी नहीं लगेगा कि इंडिया उनके ऊपर नजर रख रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं टर्की के S-400 के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की द्वारा S-400 खरीदने के बाद रशिया के साथ डबल गेम खेलने के चक्कर में टर्की खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है और अब सुनने को आ रहा है कि टर्की रशिया से बाकी बचे S-400 को शायद रिसीव ना करे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से टर्किश मीडिया में S-400 को लेके ऐसे ही कुछ बातों का खुलासा किया जा रहा है, जहाँ पे S-400 का खरीदारी टर्की का सबसे बड़ा गलती के तहत भी बताया जा रहा है। दोस्तों, टर्की का ये गलती असल में टर्की की वजह से ही हुआ, क्योंकि अर्दोगान अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद सोचने लगा था और अर्दोगान सोचा था कि आसानी से रशिया को चूना लगा के रशिया के आधुनिक हथियार को वो हासिल कर पाएगा, जबकि इसके बलबूते पे वो आसानी से अमेरिका के साथ बड़े बड़े डील करेगा। पर दोस्तों, हुआ उल्टा। टर्की को अमेरिका से भी हाथ धोना पड़ा और अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हाथ धोना पड़ा, जबकि टर्की के पास जो S-400 है वो अब कोई काम का नहीं रहा। टर्की बिना रशिया के मदद से S-400 ऑपरेट नहीं कर सकता है और रशिया अब टर्की को पहले के नजर में नहीं देख रहा है। रशिया पहले भी आग बंद करके टर्की के ऊपर भरोसा नहीं किया था और आने वाले समय में तो ऐसे भरोसा करने का संभावनाएं भी अब 0 से नीचे उतर चुका है। और दोस्तों, इसीलिए अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका की गुड बुक में रहने के लिए टर्की शायद रशिया से S-400 का डिलीवरी ना ले या फिर एडिशनल S-400 और ना खरीदे, जबकि एक महीने पहले ही टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान की तरफ से भी बयान दिया गया था कि अमेरिका के सैंक्शन के प्रेशर से टर्की S-400 के डील को अबेंडन नहीं करेगा। पर अब टर्की भी पाकिस्तान के यू टर्न नीति के तहत आगे बढ़ रहा है और दोस्तों, इसके पीछे असल रीजन है टर्की का डिफेंसलेस हो जाना। टर्किश मीडिया में कुछ दिन पहले भी खुलासा किया गया था कि टर्की के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और जिस तरीके से टर्की के खिलाफ ग्रीस अपने आप को मजबूत कर रहा है और एक से एक आधुनिक हथियारों को खरीद रहा है, उससे टर्की का हवाई सुरक्षा और खतरे में आ चुका है। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी टर्की के पास नहीं है, जबकि ग्रीस के पास राफेल, F-16 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-35 के डील लगभग ग्रीस के साथ अमेरिका का कंप्लीट हो चुका है और राफेल भी ग्रीस को जल्द से जल्द मिलेगा, जबकि ग्रीस के पास अपग्रेडेड S-300 भी है जो आसानी से टर्की का जो F-16 है उसे काउंटर कर सकता है। टर्की को अब सबसे ज्यादा जरूरत है मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि इसके अलावा टर्की का एयरफोर्स का जो हालत है उसे देखते हुए भी कोई भी आसानी से कह सकता है कि टर्की को फाइटर एयरक्राफ्टों का भी काफी जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी टर्की अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका के F-35 प्रोजेक्ट में था और जब F-35 का जस्ट डिलीवरी शुरू होने वाला था तभी टर्की को F-35 देने से अमेरिका की तरफ से मना किया गया। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप लोग समझ सकते होंगे कि टर्की का हालत अब कैसा है और इसी वजह से अमेरिकी गुड बुक में रहने के लिए फिर से टर्की द्वारा वही 60 के दशक के रणनीतियों को अपनाया जा रहा है और नेटो और एंटी रशियन कैंपों को ज्वाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। पर दोस्तों, अब मेरा मानना यह है कि टर्की का पैर ऐसे दो नाव में है जो दो अलग अलग दिशा में जा रहा है और टर्की इतना देरी कर चुका है कि अब एक नाव से दूसरे नाव में वो नहीं जा सकता। मतलब अब टर्की को नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया का दो बड़े मिलिट्री अलायंस मतलब नेटो और रशियन अलायंस दोनों ही अब टर्की के खिलाफ हो चुका है और दोनों के तरफ से ही अब टर्की को किसी भी तरीके का कोई भी मदद करने का कोई संभावनाएं नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।